हेलो नमस्ते। मेरा नाम साद बिलग्रामी है और सबसे पहले ये जानते हैं कि साद बिलग्रामी स्कूल से मेरे साथ ये होता है कि सबसे नाम पूछे जा रहे होते हैं, खड़े हो रितेश, सक्षम, एक साद बिलग्रामी। ये बिलग्रामी क्या है? तो बिलग्रामी बहुत सारे लोगों को पता भी है और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं पता। मोस्टली इंडस्ट्री में जहाँ मैं काम करता हूँ, जहाँ मुझे इंडियन सिनेमा में काम करने का मौका मिला है, वहाँ पे अमूमन लोगों का ये होता है कि बिलग्रामी क्या है। अच्छा, तेलुगु, तमिल, कहाँ बिलग्राम कहाँ? तो बिलग्राम मैं आपको बताता हूँ, एक खूबसूरत सी जगह है, हरदोई और कानपुर के बीच में वो जगह है, जहाँ मैं पैदा नहीं हुआ। मेरे जो फोर फादर्स थे वो वहाँ के थे और फिर कुछ लोग माइग्रेट हुए तो खैराबाद आए। खैराबाद सीतापुर के पास है, जो कि लखनऊ के पास है। वहाँ मैं पैदा हुआ। तो जब मैं पैदा हुआ, जैसा मेरी माँ का कहना है कि मैं बहुत शैतान था। तो जब वो बोलती हैं कि तुम जब पैदा हुए तो बहुत शैतान थे, तो मुझे नहीं समझ में आता कि मैंने नर्स से बदतमीज़ी कर दी पैदा होते हुए या किसी डॉक्टर से कुछ कह दिया, तो मुझे समझ नहीं आया अभी तक। फिर मेरी माँ ने मुझे नौटंकी बोलना शुरू किया कि तुम नौटंकी हो। जब मैं आई थिंक 4 साल का हूँगा तो नौटंकी बोलना शुरू किया और मैं कुछ नौटंकियाँ करता भी था। मुझे ये नहीं पता था कि ये नौटंकियाँ आने वाले समय में इसे लोग एक्टिंग का नाम देंगे या क्राफ्ट का नाम देंगे। कुछ समय के बाद मुझे ऐसा लगा कि पढ़ाई में तो मेरा मन उतना लग नहीं रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे डांस करना है, क्योंकि मैंने टीवी पे लोगों को देखा था वो नाचते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जिस जगह से हम आते हैं, स्मॉल टाउन से हम आते हैं, तो अमूमन डांस को लोग, अगर आप किसी भी चीज़ में, अगर आप किताब लिखने की बात करें तो आई एम श्योर योर पेरेंट्स विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू कि अरे राइटिंग, ही इज़ राइटिंग सम स्टफ। वो भले ही किसी भी तरह की किताब हो, लेकिन किताब लिख रहा है। जब मैंने डांस के लिए कहा तो ऑब्वियसली सबने बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि नाच गाना ये बड़े अलग चीज़ है, ये हमारी परिवार वाले नहीं करते, फैमिली वाले नहीं करते, लोग इसको गलत तरीके से लेते हैं। तो मैंने बोला ये जो टीवी पे देखे जा रहे हैं, जो आप सब लोग टीवी पे देख रहे हैं, हर परिवार, पूरे ख़ानदान में सबके घर टीवी है, तो आप लोग क्या देख रहे हैं? मतलब आप लोग तो देख ही रहे हैं। तो मैं जिसको देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि कल को आप हमें देखें, यहाँ पे हमें मौका मिले वहाँ पे काम करने का। क्योंकि पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था तो कोई इज्जत नहीं करता था। और ये बात सच है कि आप जब पढ़ने में अच्छे होते हैं तो आपको एक मौका मिल जाता है कि लोग आपकी बात सुने। उनको लगता है कि ही और शी इज़ इंटेलिजेंट, क्योंकि उसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात होती है। और मेरा रुझान नहीं था, मेरा था रुझान। मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आजकल के जो जनरेशन है, आजकल के जो टीचर्स हैं, जो हम स्कूल में देखते हैं, जो हम कॉलेजेस में देखते हैं, जो जिस तरीके, जैसे इंटरनेट पे बहुत सारे टीचर्स बहुत फेमस हैं, बहुत पॉपुलर हैं, वो बच्चों को मजाक मजाक में पढ़ाते हैं। जैसे आई एम वेरी ग्रेटफुल, वेरी फॉर्चुनेट जो मुझे मौका मिल रहा है करने का। लेकिन मैं साइंस की तरफ बहुत जा सकता था, लेकिन मुझे सिर्फ किताबें परोसी जा रही थी। पढ़ो पढ़ो, ये याद करो, ये पढ़ो, ये फॉर्मूला याद करो, थीटा समझो। ये तो मेरे को अगर ऐसे कोई बोलता ना कि जैसे मुझे मान लीजिए केमिकल चीज़ें, या मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं जादू करूं, तो कोई अगर मुझे इस तरीके से विज्ञान समझाता कि देखो विज्ञान के थ्रू भी जादू होता है, तो शायद मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट निकलता, बहुत पॉपुलर स्टूडेंट निकलता। और क्योंकि मैं उसमें 100% देता, जैसे मैं एक्टिंग में देने की कोशिश करता हूँ या जैसे मैं राइटिंग में देने की कोशिश करता हूँ, एक अनजान शहर में जो मेरे घर से 1400 किलोमीटर है, अकेले जाके। बट नहीं हुआ। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो लोग मुझे अभी सुन पा रहे हैं, वो अपने बच्चों को अगर एक तरीके से बार बार पढ़ा के उनको लग रहा है कि नहीं वर्कआउट हो रहा है, तो और तरीके ढूंढे, सुंदर और खूबसूरत तरीके। शायद वो बच्चे समझे, शायद उनको लगे अरे मुझे ये करना है, इसमें तो मुझे मज़ा आ रहा है। मज़ा, ये जो शब्द है ना, मज़ा, ये बहुत खूबसूरत शब्द है। आज जितने भी मेरे सामने यहाँ पे वेटरन लोग बैठे हैं, जिन्होंने अचीव किया है ज़िंदगी में, जिनको मैंने अभी सुना है, उनको अपने काम में बहुत मज़ा आता है। तभी आज वो आए, तभी आज मैं आऊँ, क्योंकि मुझे अपने काम में बहुत मज़ा आता है। अब मज़े की बात तो हो गई। अब आपको लगेगा कि मज़ा तो कर रहा है, जर्नी तो बता नहीं रहा है, कैसे पहुँच गया, कहीं क्या नेपोटिज्म वगैरह है क्या कुछ? तो ये कहानी ऐसे शुरू होती है कि मैं जैसा मैंने बताया, मैं खैराबाद में पैदा हुआ और बचपन से ही मैं बहुत शरारती रहा हूँ। ये कर देना, साइकिल लेके भाग जाना, किसी की मोटरसाइकिल उठा लेना, कहीं चला देना, कार, कॉन्फिडेंस रहा है, ओवर कॉन्फिडेंट रहा हूँ। और मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या हूँ, जो कि अभी भी मुझे नहीं आता है।
तो मैंने शुरुआत करी ऐसे करके कि मैं डांस करता था, और एक जुनून होता है, एक एनर्जी होती है, वो आपको समझनी पड़ेगी कि आपको किसके प्रति आ रही है। फिर अगेन वही वाली बात है कि मजा किस काम में आ रहा है। मजा जिसमें आ रहा है मुझे नहीं लगता उसमें आपको संघर्ष लगेगा। पेशेंस हो सकता है कि यार मैं इसमें मुझे मजा बहुत आ रहा है, बट आई एम वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, तो वो पेशेंस सीखना पड़ेगा उस बीच। तो जैसा मुझे था कि मुझे मुंबई जाना है जब मैं क्लास 7th 8th में था, लेकिन मुझे करना क्या है, क्योंकि इंडिया में अमूमन ये होता है कि हम जब कुछ रियलिटी शोज देखते हैं या हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, हम फॉरेन इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, सिनेमा का इम्पैक्ट हम पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो जब मैं देखता था कोई रियलिटी शोज या कुछ ये गा रहे हैं तो मुझे लगता है मैं गाऊंगा। कुछ दिन के बाद किसी को देखा कोई डांस कर रहा है, मैं डांस करूंगा। कुछ दिन के बाद किसी को देखा कोई मिमिक्री कर रहा है तो मैंने कहा मिमिक्री करूंगा। तो मेरा बड़ा चलता आ रहा था। मेरे पिताजी ये सब देखते रहते थे, वो बोलते थे कि डिसाइड तो कर लो क्या करना है, अभी कल बोलोगे कि पायलट बनना है, और मैंने बोल दिया अगले दिन कि पायलट बनना है। तो उनको लगा कि ये चल क्या रहा है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी उतनी नहीं थी। मेरे फादर ने बहुत सारे बिजनेस और बहुत सारी चीज़ें करने को ट्राई करी, लेकिन वो वर्कआउट नहीं हो पाया। तो मेरे बड़े पापा जो हैं, वेरी फॉर्चुनेट एंड वेरी ग्रेटफुल कि मेरी जॉइंट फैमिली है, और जॉइंट फैमिली में सारे लोग बहुत सपोर्टिव हैं। तो मेरे बड़े पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो लेखक हैं और उनको मेरे अंदर कोई स्पार्क दिखा होगा जो किसी और को उस तरीके से नहीं दिख पाया। तो उन्होंने बोला कि मैं जो भी रहेगा मैं थोड़ा बहुत मैं जितना कर सकूंगा वो करूंगा। तो ये दौर चल ही रहा था कि इस बीच मेरी ज़िंदगी में एक बहुत खूबसूरत चीज़ इंट्रोड्यूस हुई, जो मुझे लगता है कि आप सभी के पास है जो सुन रहे हैं, और जो घर पे बैठे हैं उनके पास भी है, जो गांव में बैठे हैं उनके पास भी है, जो किसी भी दुनिया के कहीं कोने में बैठे उनके सबके पास है, जो मुझे मिली, जो मेरी पहली शुरुआत थी। एंड दैट्स कॉल्ड इंटरनेट। इंटरनेट पे मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। मुझे लगा कि मैं कुछ तो बनाऊं। मैं क्या बनाऊंगा मुझे नहीं मालूम है। मैंने कोशिश करी, मुझे हमेशा से डिफरेंट काम करने का बहुत शौक था। मैं क्या बोलने वाला हूं, मैं किससे इंस्पायर हो रहा हूं, बिल्कुल आई गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम सो मेनी पीपल, बट मेरे अंदर से क्या आ रहा है वो बुरा हो सकता है या तो अच्छा हो सकता है। तो मैंने जब YouTube पे वीडियो बनाना शुरू किया तो मैंने क्योंकि मैं एक बहुत वेटरन और ग्रेट डायरेक्टर हैं जिन्होंने बहुत कमाल फिल्में बनाई हैं, और बहुत ज़्यादा जो आर्टिस्टिक फिल्में बनाते हैं, कमाल फिल्में बनाते हैं। मेरे जैसे कितने सारे हज़ारों और लाखों लड़के हैं जो वो फिल्म देख के बॉम्बे गए हैं, गोरे चिट्टे लंबे चौड़े ही एक्टर बनते हैं, जबकि ये सच नहीं है। बहुत सारे एक्टर्स ने ये प्रूव करके दिखाया है। एक एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा है। दूसरा, मुझे ये लगा फिर जब मैंने YouTube पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तो वो जो बड़े और ग्रेट डायरेक्टर हैं जिनसे बहुत मुतासिर हूँ, जिनका मैं बहुत हमेशा से फ़ैन हूँ, मैंने उनकी एक फिल्म को उठा के आई क्रिएटेड अ पैरोडी। उसको मैं पैरोडी अब बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी अकल आ गई है। उस वक्त मुझे लगता था वाह क्या इंटेंस फिल्म बनाई है, मुझे तो लोग कमाल डायरेक्टर से कंपेयर करने लगेंगे। बना हम रहे थे एकदम सीरियस और इमोशनल फिल्म, बनते बनते वो कॉमेडी हो गई। तो फिर जब बाद में लोग उस पर हंसे, बाद में लोगों ने कहा कि ये क्या बना दिया, बट कुछ लोग जो बहुत सीनियर थे, जिन्हें एक्सपीरियंस था जिंदगी का, उनको मैंने वहीं गांव से बैठ के इंटरनेट के थ्रू वो फिल्म भेजी। लोगों ने कहा कि यार, लोग हंसे, लोगों ने कहा लेकिन एक चीज़ है, तुम अकेले ने इतने सारे लोगों को कलेक्ट करके एक मोबाइल फ़ोन से ये फिल्म बना दी है, मतलब कुछ कर सकते हो तुम, तुम्हारे अंदर एक स्पार्क दिख रहा है मुझे। कहानी चल ही रही थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पैसे किससे लूँ, क्योंकि मुंबई जाना है तो पैसे की तो ज़रूरत लगेगी। तो मुझे कुछ, मैं हमेशा से, जैसा मैंने बताया कि थोड़ा चालाक किस्म का आदमी तो नहीं कहूँगा, लेकिन शरारती था, सजेशन लेता था और कोशिश ये करता था कि समझदारी और ईमानदारी के साथ फैसले लूँ, करना क्या है, और पता कुछ नहीं था। तो मैं पूछता लेता था कि कैसे जाना है, कैसे, सब अपने अपने आइडियाज़ देते थे। तो जब मैंने सबसे पहले ये कोशिश करी कि मुझे मुंबई जाना है, तो मुझे लगा कि आई शुड गो टू दुबई जाके मैं नौकरी करूँगा, नौकरी करने के बाद वहाँ से मैं पैसे कमाऊँगा, वहाँ से सीधा मैं मुंबई जाऊँगा। अमूमन ज़िंदगी में आप जो सोच रहे होते हैं वैसा नहीं होता है, कई बार उससे बेहतर भी होता है। मैं आया लखनऊ, मैंने लखनऊ में 2-3 जगहें हैं, कॉल सेंटर्स हैं, बहुत सारे, एक ज्वेलरी की शॉप है, मैंने वहाँ काम किया एज अ रिटेल सेल्स ऑफिसर। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2016 और 15 और 16 के बीच की। मैंने पैसे जोड़ने की कोशिश करे, जिस दिन सैलरी आती थी घर तक आते आते सैलरी ख़त्म हो जाती थी। किसी को उधार देना था दे दिया, कुछ घर भेजने थे भेज दिए, कुछ खा लिया, घूम लिए, तो ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं। और रहता मैं अपने मामा के घर पे था। तो ये सब चला आ रहा था। मुझे लगा यार इससे तो नहीं हो पाएगा, मुझे तो पैसे कहीं ना कहीं से अरेंज करने ही पड़ेंगे, वरना मैं मुंबई नहीं पहुंच पाऊंगा। कैसे करूं। और वो एज में अपना 21 साल का मैं था, तो आई थिंक 19 साल का, तो मैं बड़ा एक्साइटेड रहता था। तो मैंने कवर फोटो अपने लगा लिए थे
फेसबुक कवर फोटो आज भी लगे हुए हैं, मुंबई कुछ बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के फोटो लगे हुए थे, वो 2015 में मैंने अपने फेसबुक कवर पे लगा दिया था। तो फिर मुझे लगा कि पैसे तो जुगाड़ हो नहीं पा रहे, अब मैं करूं तो क्या करूं। आप यकीन जानिए, मैं बिल्कुल सच बोलूंगा, अगर मुझे कोई बोलेगा तो मैं वो लिस्ट भी दिखा दूंगा। मैंने एक लिस्ट बनाई जिस पे लिखा कि एक्टर बाबा का चंदा। वो लिस्ट मेरे पास आज भी वो लिस्ट मेरे पास मेरे फोन में सेव्ड है। उस लिस्ट में मैंने वो नाम दर्ज किए जिन जिन ने मुझे बोला था कि यू आर अ फेनोमेनल एक्टर, यू शुड गो बॉम्बे। अरे गो जाऊं कैसे, तो बताओ, सब यही बोल रहे हैं गो जाऊं कैसे, पैसे नहीं मेरे पास, या मेरा कोई जानते ही नहीं मुझे कोई वहां पे। तो मैंने बोला कि यार ये लोग तो बड़ा विश्वास करते हैं मुझ पे, इनको पूछता हूं। तो लिस्ट में मैंने टूट के मैंने कहा 2-2 हज़ार रुपए तो दे ही देंगे। तो मैंने लिस्ट में 20 नाम लिखे। 20 नाम में से जो 10 नाम थे वो कहां चले गए मुझे मालूम नहीं। किसी ने फोन नहीं उठाया, किसी ने कहा मैं बीमार हूं, किसी ने कहा मैं अरे इस काम के लिए पैसे नहीं दे सकता, किसी ने कहा मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, किसी ने कहा ये। एक साहब ने तो एक इतनी दुखद कहानी बताई, उन्होंने 6 मिनट का मोनोलॉग बोला। तो मैंने उन्हें बोला कि 1000 रुपए है मेरे पास, भेजूं? तो ये चलता रहा था। वो लिस्ट मेरे पास आज भी है, उसमें से 10 लोगों ने मेरी मदद करी। उन 10 के नाम लेना थोड़ा मुश्किल है, बड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैंने उनको वादा भी किया था कि जिस दिन किसी मुकाम पर पहुंच रहा हूंगा तुम्हारा नाम जरूर लूंगा। तो तुम 10 लोग समझ लो कि तुम्हारा नाम ले लिया। तो उसके बाद जब मैं मुंबई आया तो मुझे एक फैक्ट्री में रहने का मौका मिला, क्योंकि घर उस समय था नहीं, पैसे हो गए थे मेरे पास। लेकिन जब मुझे एक फैक्ट्री मिल गई तो मैंने सोचा ये पैसे मैं सेव करता हूँ, ये पैसे मैं रखता हूँ, मुझे कहीं ना कहीं ये पैसे काम आ जाएंगे। मेरे पास 20-25 हज़ार रुपए टोटल हो गए थे, जो टूट के जो मिले थे, क्योंकि खर्च मैं बराबर करता था। मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मुझे मन कर रहा है जो खाने का मैं वो खाऊंगा, मुझे पनीर भुर्जी खाने का ऐसा मन किया तो मैं वही खाऊंगा। तो ये चलता आ रहा था मेरा। इस मामले में थोड़ा मैं शैतान फिर से कहूंगा क्यों। तो जैसे ही मैं मुंबई पहुंचा, मुंबई में एक जगह है घाटकोपर असल्फा, वहां पर एक कारखाना था, और मेरे जो गांव था खैराबाद सीतापुर के जो पास है, वहां के एक साहब थे जिनका नाम आसिफ है। तो आसिफ अंसारी साहब ने मेरा एक वीडियो यूट्यूब का देखा था। देखिए ये जर्नी वहां से कनेक्ट हुई है। आप जब बूंद बूंद सागर वाली बात हो गई है, उस आदमी ने मेरी यूट्यूब की वो वीडियोस देखी जो मैंने ऐसे ही बना दी थी। उसने कहा कि ये लड़के में मुझे पोटेंशियल दिख रहा है, और अपने भाई को बोला कि कभी भी ये मुंबई आए या इसका प्लान बने, ही वांटेड टू डू समथिंग, ही वांटेड टू अचीव समथिंग इन बॉम्बे, आई विल हेल्प हिम। ये तो गॉड साइन है कि वो आदमी मुझे जानता नहीं है, ये तो भगवान का साइन ही हुआ ना मेरे लिए कि वो आदमी कह रहा है कि मुंबई आएगा तो मैं इसकी हेल्प करूंगा। अब मैं ठहरा महामूर्ख, मैं मुंबई पहुंच के उसको फोन कर रहा हूं। ये नहीं कि मैं पहले बोलूं, मुंबई पहुंचा, दादर स्टेशन पे उतरा, आई कॉल्ड हिम। उन्होंने बोला अरे तुम कहाँ हो? मैंने कहा दादर पे। तो उन्होंने बोला भाई यहाँ पे मेरी एक जूते चप्पल की दुकान है, इधर ही पास में ही आ जाओ। मैं गया, बातचीत उनसे हुई। मैंने उनको बोला कि मैं आपका यहाँ पे अगर जॉब चाहिए तो मैं कर लूंगा, मैं सेल अच्छा कर लेता हूँ, मैं मैनेज कर सकता हूँ दुकान को। तो बोले नहीं तुम्हारा खानदान तो इतना प्रोमिनेंट है खैराबाद में, मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, सबको लगेगा मैं तुमसे क्या काम करा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं आया ही सिर्फ अपनी माँ को बता के हूँ, पिताजी को नहीं बताया। पिताजी को अभी यहाँ बताऊंगा फोन पे कि मैं आया हूँ। तो उनको लगा थोड़ा डर। तो उन्होंने बोला कि यार मेरे पास और जगह तो नहीं है, तुम पहले बताते तो मैं अरेंज कर देता, लेकिन एक फैक्ट्री है, लेकिन छोड़ो वहां तुम रह नहीं पाओगे। मैंने कहा नहीं मैं रह लूंगा। बताओ। उन्होंने मुझे बताया, मैं उस फैक्ट्री पे पहुंचा, मैं वहां पे गया, वहां पे रुका। वहां पे 17 वर्कर्स काम करते थे, और उन 17 जो लेबर्स वहां पे काम करते थे, दे वर वेरी जनरस, वेरी स्वीट। मैं कोने में रहता था, और मैं रात में ना उनको मिमिक्री करके सुनाता था। तो जब मैं इस तरीका कर, उनको बड़ा अच्छा लगता था कि ये लड़का बड़ा अच्छा है, क्योंकि पैसे मुझे देने नहीं पड़ते थे, खाना भी वो खिला ही रहे थे। तो कुछ वक्त के बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद अ प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया, एक बहुत पॉपुलर चैनल है, उनके साथ मैंने एज अ इंटरव्यूअर काम किया। तो मैंने सेलिब्रिटी इंटरव्यूअर अपने आप को इंट्रोड्यूस किया इंडस्ट्री में, और बहुत सारे एक्टर्स के इंटरव्यू किए, बहुत सारे। वहां से मेरा क्राफ्ट थोड़ा सुधरने लगा। देन एक दिन मेरे बड़े पापा ने मुझे फोन किया, बोला कि गांव में तो बड़ा चर्चा है तुम्हारा, तुम बड़े बड़े वेटरन एक्टर्स के साथ इंटरव्यू कर रहे हो। मैं खुश, मैंने कहा जी प्राउड फील कर रहे हैं, लेकिन तुम तो अभिनेता बनने गए थे साथ, तुम तो इंटरव्यूअर बन गए, 1-1.5 साल हो गया, मैं तुम्हारा एक्टिंग का कोई काम नहीं देख रहा हूं। उस चीज ने ना मुझे थोड़ा सोचने पे मजबूर किया। और ये सब ऊपर वाला भेजता है, आपकी कैसे ना कैसे चीजें जिंदगी में आती हैं, बट आपको फैसले सही लेने हैं, आपको इंटेंट क्लियर रखना है, नीयत क्लियर रखनी है, जो महसूस करना है वो करना है। जो आप महसूस करेंगे ना जिंदगी में, अगर आप गलत महसूस करेंगे और आपको नहीं पता है तो सामने वाला क्लियर कर देगा कि भाई ये ठीक चीज नहीं है, उससे आप और सीखेंगे। लेकिन अगर आप जो बेहतर कर रहे होंगे, जिस पे आपको विश्वास होगा, आप अचीव करेंगे जो आपको चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है। एग्जाम्पल खड़ा है आपके सामने, और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन वेरी फॉर्चुनेट, वेरी ग्रेटफुल कि मेरे माता पिता आज प्राउड महसूस कर रहे हैं। उनको बड़ा नाकारा सा, निखट्टू सा लड़का आज टेडेक्स में बात कर रहा है सबके सामने, इतने ग्रेट लोगों के सामने, तो उनके लिए बड़ी बात है इसमें।
और मेरे लिए ये है कि मेरी ज़िंदगी की ये पहली सीढ़ी मैं मान रहा हूँ। वेरी फॉर्चुनेट, वेरी ग्रेटफुल कि मुझे अब मौका मिल रहा है, धीरे धीरे मैं और बेहतर किरदार करना चाहता हूँ और बड़े लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ। खैर, फिर जब मैंने उन्होंने बोला मुझे, तो मैंने सोचा कि सेलिब्रिटीज़ हमें ना 2 घंटे देते थे इंटरव्यू के, तो आई स्टार्टेड राइटिंग सम स्टफ, सम गैग्स कि यार 2 घंटे देते हैं तो ये आ रहे हैं, तो इनके साथ मैं कहानी लिख लेता हूँ छोटी सी, कि इनका भाई बन जाता हूँ, आएंगे बैठेंगे बात करेंगे मुझसे और मैं इनको बोलूँगा कि कुछ एक्टिंग कर लेंगे। वैसे मैंने बहुत सारे एक्टर्स के साथ करियर की शुरुआत में ही 10 से 8 वीडियोस कर लिए जो कि पॉपुलर एक्टर्स हैं इंडस्ट्री के, एवरीबडी नोज देम, और वो मैं कास्टिंग डायरेक्टर्स को भेजने लगा। कास्टिंग डायरेक्टर्स वो होते हैं जो एक्टर्स ढूंढते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, नॉट हीरो हीरोइन, बाकी जो विलन हो गया, मेन विलन, या जो भी प्राइमरी हो गया, जो भी कहानी को लेके चलने वाले और लोग हो गए, उनको कास्ट करते हैं। तो मैं भेजता था, वो जर्नी चलने लगी। ऐसे ना मैं राइटिंग करने लगा, मुझे पता नहीं चला। फिर मैं एक और बड़ी कंपनी में जुड़ा, इंडिया का जो सबसे बड़ा शो है, देसी शो इंडिया का सबसे बड़ा, उसके वो लोग प्रोड्यूसर हैं। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद देम। उनके साथ मैंने राइटिंग करी, एक्टिंग करी, उनके काफ़ी सारे शोज में मैंने काम किया। देन मैंने फिर एक मेरा पहला ब्रेक एक बड़ी फिल्म थी, एक एक्शन सुपरस्टार के साथ जो टॉप 5 मार्शल आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड हैं, आप लोग जानते होंगे उनको, तो उनके साथ मैंने फिल्म करने का मुझे मौका मिला। 70 mm पर्दे पे मैं पहली बार आया। डायलॉग्स उतने नहीं थे, एक्शन कर रहा था, मेरे को एक्शन ही करना था शुरू से, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। उसके बाद कुछ वक्त के बाद एक शो हुआ, वो शो मुझे करने को मिला, वो शो भी बहुत पॉपुलर हुआ, उसमें मैं पैरेलल लीड था, आई वाज ऑन द पोस्टर, वो बड़ा चर्चा हुआ। फिर धीरे धीरे करके जो ये जर्नी चलती आ रही थी और मैं हासिल करता था, और इस बीच ऐसा नहीं है मुझे काम ऑफर नहीं हुआ, बहुत सारा काम ऑफर हुआ, बहुत सारा अभी भी हो रहा है, लेकिन मैं अपनी चॉइसेस पे हूँ। चॉइसेस का मतलब ये नहीं होता कि एटीट्यूड में कि आई एम चूजिंग, नहीं, ये सिंपल सा है, जिस चीज के प्रति आपको फील आए, आप महसूस करें कि यार ये अच्छा है, इसमें कोई कपट नहीं है, कोई बेईमानी नहीं है, इसमें सिंपल है, आई एम गेटिंग मनी, ये मुझे पता है, मैं 10 को बोल सकता हूं आई एम गेटिंग मनी, आई एम गेटिंग गुड रोल, मुझे अच्छे किरदार करने, ताकि अच्छे किरदार होंगे तो लोग और कनेक्ट कर पाएंगे और अच्छे से जान पाएंगे, और प्रेजेंस होगा, और अच्छे प्रोडक्शन हाउस, अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छे राइटर्स, और उसके साथ साथ अगर जरूरी है कि वो लोग अच्छे इंसान और अच्छे आदमी हो, तो आप और बेहतर सीखते हैं और जिंदगी में ग्रो करते हैं। तो जाते जाते मैं बस इतना बोलूंगा आप सबसे कि पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने मुझे इतनी देर सुना, और मैं देख पा रहा हूँ कि सब फोकस से सुन रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं आप बस इतना कहूँगा कि अपनी नीयत क्लियर रखें, अपना जो आपको लगता है ना कि आप कर सकते हैं वो चीज़, अपने आसपास जो दोस्त है ना, अगर आपको एक भी सच्चा दोस्त मिल रहा है, एक भी सच्चा इंसान आपके पास है, तो आप ये जान लीजिए कि आप सक्सेसफुल हैं अभी से। अकाउंट में पैसे जुड़ जाना, फिल्में जुड़ जाना, वो तो अपने आप बहुत सारे लोगों के पास जुड़ा हुआ है, लेकिन उनके पास हैप्पीनेस नहीं है। अगर आपके पास सच्चे और अच्छे लोग हैं तो आप खुश हैं, बाकी काम धाम तो चलता रहेगा और चीज़ें होती रहेंगी। अपने क्राफ्ट को पहचाने, अपने आर्ट को पहचाने, और हमेशा जो मैंने सीखा है, सर झुकाएं, हाथ जोड़ें प्रेम से और काम करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।